हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाय बारबी। आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले टॉपिक पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रीथ्स एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स व्हिच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज। ये कह रहा है कि हमारे जो लंग्स में कुछ ना कुछ एयर हमेशा रहती है और जिसकी वजह से हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं होते हैं। तो क्या कारण है कि ऐसा कि हमारे लंग्स कोलैप्स नहीं हो रहे, हमेशा एयर वहां पे रह रही है? ऑप्शन है, देयर इज अ पॉजिटिव इंट्राप्लुलर प्रेशर, देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लुलर प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल्स, the alveolar walls are elastic, surfactant keeps alveoli open. The correct answer is answer B। ठीक है, हमेशा हमारे लंग्स में जो होता है एक प्रेशर लगता है लंग्स की वॉल पे, जिसे हम कहते हैं नेगेटिव इंट्राप्लुलर प्रेशर। ठीक है, जो हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक, अब देखिए ये जो क्वेश्चन था ना, ये हमारा नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सबके सब इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, मैंने हर किसी के उसमें से मेंशन नहीं किया, मैंने बस आपको यहाँ पे दिखा दिया कि सारे के सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन एल्वेलाई? मैंने आपको बताया था कि हमारे एल्वेलाई में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, अब ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के लिए भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। हीमोग्लोबिन जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो क्या फैक्टर्स हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो। अब ऑक्सीजन का अगर पार्शियल प्रेशर ही लो है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो ही नहीं सकता है। जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो कंबाइन होगा, तो पहला ऑप्शन तो हमारा यहीं पे गलत हो गया, इट्स रॉन्ग। सेकंड देखते हैं, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा, ठीक है ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का भी ज्यादा नहीं, गलत हो गया। ऑक्सीजन का ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना चाहिए, तभी हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर पाएगा। ठीक, तीसरा देखते हैं, ऑक्सीजन का ज्यादा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, ठीक है, H पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन कम एंड टेम्परेचर कम, ये कंडीशन बिल्कुल ठीक है, हमें बाकी की कंडीशंस पे ध्यान देनी है। ठीक है, तो दिस इज हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या क्या होता है, अब आप रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। इंस्पिरेशन की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, ये हमारे लंग्स हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, इंस्पिरेशन में क्या करना है, बाहर से अंदर हवा हमें चाहिए ना, बाहर से अंदर हवा के लिए क्या चाहिए, हमें यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। बाहर से अंदर आ रही तो वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज कैसे होगा, जब ये जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके एक्सपेंड करेंगी, हमारा जो डायफ्राम की मसल है ये भी ऐसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक, तभी अंदर का प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अंदर प्रेशर डिक्रीज होगा तो फिर हमारी एयर क्या है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अंदर को मूव करेगी ना। यही तो होता था इंस्पिरेशन की प्रोसेस में, तो यही हमसे पूछा। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यस हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हो रही है, यस हो रही है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, क्या पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है? पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम, नहीं, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा, तभी तो अंदर बाहर से अंदर हवा आएगी। और तीसरा है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, नो, प्रेशर हो रहा है क्या इंट्रा पल्मोनरी, नहीं, प्रेशर घट रहा है, डिक्रीज नहीं हो, इंक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, बॉयल्स लॉ लगेगा तो अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए। प्रेशर इंक्रीज कब होगा, ये एक्सपिरेशन वाली प्रोसेस में होगा। ठीक, तो क्या है हमारा ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट है, ऑप्शन 1 एंड 2 यहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जिसे हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें क्या क्या पाया जाता है। एक है हमारा एल्वेलाई, ठीक है, एक है हमारे ब्लड कैपिलरीज, और इसके बीच की बेसमेंट, इन दोनों के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन, मैंने आपको पढ़ाया था ना, डायग्राम दिखाया था। तो देखते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, यस, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज, यस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, यस, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, approximately what percentage of CO2 absorbed by blood is transported as bicarbonate ion? ठीक है, मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वाले टॉपिक में कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है तीन तरीके से हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। पहला क्या है, पहला तो यही बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जाती है ना, पहला तरीका तो यही था। दूसरा क्या था, दूसरा था ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके जाती है ना। तीसरा क्या था, प्लाज्मा के फॉर्म में, तीन तरीके से जाती है। तो अब यही हमसे क्वेश्चन पूछा है कि जो है बाइकार्बोनेट आयन में कितना परसेंट जाता है, तो सबसे ज्यादा जो है ये बाइकार्बोनेट आयन में ही जाता है, के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है। हीमोग्लोबिन वाला 20 से 21-23% है, और जो प्लाज्मा वाला है 7% के आसपास है। तो ये कितना है, 70% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, पार्शियल प्रेशर पूछा गया है किसका, ऑक्सीजन एंड CO2 का एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई में पूछा गया, ये ध्यान देना आपको, साइट क्या पूछी गई है। एल्वियोलाई जो होता है गैसेस एक्सचेंज की साइट है, इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमेशा CO2 के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन तो आप वैसे हटा दो, इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वियोलाई से कम है। ठीक है, बाकी तीन ऑप्शन है हमारे जिसमें ज्यादा है।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ये वाला। ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन 104 एंड CO2 का कंसेंट्रेशन 40 एल्वियोलाई में, ठीक है। तो दिस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, वन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी हाउ मेनी O2 मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया था उसी समय कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो करेक्ट आंसर इज आंसर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ इज द मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। ये मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होती है ना। एक तो है हमारी हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और एक हमारी प्लाज्मा में डिजोल्व होके, है ना। प्लाज्मा में काफी लिटिल अमाउंट डिजोल्व होता है, 2 to 3%, बाकी 97 से 98% हमारा हीमोग्लोबिन में जाता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, हीमोग्लोबिन के साथ एज हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमको बोला है कि कौन सा इसमें कंडक्टिंग पार्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो कंडक्टिंग पार्ट में आपको बता दूं, हमारे ये नेजल हेयर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, यहाँ से और एंड कहाँ पे होता है, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे ट्रेकिया आता है, ब्रोंक्यूल में डिवाइड होता है, फिर थोरेसिक चैम्बर में, फिर ये ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, फिर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, फिर एल्विलाई बनता है ना। तो ये ब्रोंक्यूल्स तक, यहाँ पे ब्रोंकाई तक हमारा क्या है, कंडक्टिंग पार्ट है, ठीक है। तो कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन नहीं है कह रहा है। क्लियरिंग फॉरेन पार्टिकल्स है, ठीक है। ह्यूमिडिफाइंग द एयर है, हमारा नेसल पैसेज करता है। वार्मिंग द एयर है, ये तीनों काम हमारा ये नेसल पैसेज प्रोवाइड करता है। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज है, ये हमारा कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन नहीं है। गैसियस एक्सचेंज किसका फंक्शन है, गैसियस एक्सचेंज हमारा एल्वियोलाई का फंक्शन है, जो हमारे कंडक्टिंग पार्ट के अंदर नहीं आता है, ठीक। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था ना कि जब हम बिल्कुल अनुलोम विलोम करते, गहरी सांस लेते, जो हम बिल्कुल फोर्सफुल जो एक्सपिरेशन करते हैं, उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में रह जाते हैं ताकि हमारे लंग्स कोलैप्स ना करें। तो उसे क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, डेड स्पेस एयर, ये रेजिडियल वॉल्यूम। यस, क्या कहते हैं उसे, रेजिडियल वॉल्यूम। मैंने आपको बताया था कि ऐसे याद करना कि रेजिडियल वर्ड कहाँ से आया, रेजिड्यू से आया। रेजिड्यू मतलब बचा कुचा, कि हमने फोर्सफुल सांस एयर एक्सपायर कर दिया, स्टिल जो हमारी सांस में बचा कुचा है, हमारे लंग्स में जो एयर बचा कुचा है, उसे हम कहेंगे रेजिडियल एयर, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेंटर मॉड्यूलेट्स द फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड इज लोकेटेड इन द ब्रेन। कौन सा सेंटर है जो हमारे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मॉड्यूलेट करता है। जहां पे भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको रेस्पिरेटरी रिदम कौन मेंटेन करता है, आप तुरंत मार्क करिएगा न्यूमोटैक्सिक सेंटर। मैंने आपको पढ़ाया था न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो हमारा पॉन्स में लोकेटेड है, वो रेस्पिरेटरी रिदम्स को मेंटेन करता है। नेक्स्ट हमारा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स इन द ब्रेन प्राइमरीली रिस्पॉन्ड टू चेंज इन। ये मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ब्रेन में कुछ जो होते हैं कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं मेडुला के बगल में, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सेंसिटिव होते हैं एंड H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। मैंने आपको एक नोट डाल के भी पढ़ाया था कि CO2 जो है हमारा वो ज्यादा इफेक्ट डालता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जो हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए, ऑक्सीजन के कंपैरिजन, ठीक है। ऑक्सीजन सिर्फ हाई एल्टीट्यूड में ज्यादा काम आता है, अदरवाइज हम CO2 के कंसंट्रेशन से ही अपनी रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं। तो क्या होगा आंसर इसका आपका करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इन CSF, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of these events occur when air enters the lungs? इंस्पिरेशन कह रहा है, जब हम ऐसे लंग्स में जब एयर आती है, जब इंस्पायर होती, इंस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, तब क्या होता है, रिप्स एंड स्टेनम रेस्ड होता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे बाहर को जाता है ताकि थोरैक्स का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो। सेकंड क्वेश्चन वो ये, ठीक है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, यस डायफ्राम भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है ताकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा अंदर, ठीक है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो यहाँ पे कौन सा लॉ काम करेगा, बॉयल्स लॉ काम करेगा, जिसकी वजह से ये इंस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे प्रोसेस होती है इंस्पिरेशन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ विच चेंज इन द ब्लड विच फर्स्ट ट्रिगर द अर्ज टू ब्रेथ। होता है ना, जब हम सांस रोकते हैं, आप सांस रोको, हम अपनी सांस रोक नहीं पाते। एक समय ऐसा आता है 1 मिनट या 1 मिनट से भी कम समय में हम ऐसा होता है कि ऑटोमेटिकली फिर हम सांस लेने लग जाते हैं, हमसे कंट्रोल नहीं होता, हमारा ब्रेन उसको कमांड करता है कि नहीं अब नहीं होगा, ठीक है। तो क्या रीजन है, कह रहा है क्या रीजन है ऐसा जिसकी वजह से आपका अर्ज टू ब्रीथ ट्रिगर होता है। फॉलिंग O2 का कंसेंट्रेशन, मैंने आपको बताया था कि O2 से ज्यादा क्या मायने करता है, CO2। तो जो जहाँ हम
कि सांस रोकते हैं तो हमारी बॉडी में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। देखो ध्यान दो, हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है और सेलुलर रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है CO2। ठीक है, अब हम बाहर से सांस अंदर ले नहीं रहे हैं, सांस अंदर से बाहर छोड़ नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ नहीं रहा है, ठीक है, और CO2 अंदर से बाहर जा नहीं रहा है, लेकिन हमारे सेल CO2 बार बार प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे CO2 का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ने लग जाता है। और यही अभी हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था कि जो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो हमारा जो कीमोसेंसिटिव एरिया है वो इसको डिटेक्ट कर लेता है और फिर सिग्नल भेजता है। ठीक, next question is which of the following factors does not affect diffusion across the respiratory membrane। diffusion की मैंने आपको बताया था क्या क्या फैक्टर हमारे diffusion अफेक्ट करते हैं ना। एक क्या बताया था, गैस की सॉल्युबिलिटी, है ना, जितनी ज्यादा सॉल्युबल उतना फास्ट डिफ्यूजन। थिकनेस बोली थी मैंने कि जितनी कम थिकनेस होगी, जितनी पतली होगी उतना अच्छा डिफ्यूजन। पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हमारा डिफ्यूजन होगा। मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन हमने मॉलिक्यूलर वेट कहीं नहीं पढ़ा था, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट गैस का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है डिफ्यूजन की प्रोसेस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी रेशियो ऑफ CO2 to O2, मतलब कि हाउ मेनी टाइम्स मोर सॉल्युबल इज कार्बन डाइऑक्साइड देन O2। मैंने आपको बताया था ना कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में ऑक्सीजन भी जाता है और CO2 भी ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो प्लाज्मा है उसमें प्लाज्मा 7% CO2 को लेके जाता है और जबकि O2 प्लाज्मा में केवल 2 to 3% ही जा पाती है। ठीक है, तो क्या है कितने टाइम ज्यादा हमारी CO2 ऑक्सीजन के कंपैरिजन सॉल्युबल है, वो है 20 से लेके 25 टाइम्स तक ज्यादा सॉल्युबिलिटी होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, नेक्स्ट है विच एंजाइम कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ CO2 एंड वाटर इनटू कार्बोनिक एसिड। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनेट आयन के फॉर्म में ज्यादा मूव करता है, सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट उसका कार्बोनेट आयन के फॉर्म में ही होता है। तो कह रहा है ये जो प्रोसेस होती है तो किस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, तो कौन सा एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये कहाँ पाया जाता है, ये RBCs में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और काफी फास्टेस्ट एंजाइम है ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये फास्टेस्ट एंजाइम है। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन इज ब्रोंकाई, एल्वियोल्स, ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया। क्या है करेक्ट आंसर हमारा, एल्विलाई। प्राइमरी साइट सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, ये हमारे लंग्स हैं और लंग्स में हमारी एयर आती है, बाहर से आती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे एल्विलाई है वही हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट द मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये तो आप सबको पता है क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी में जो मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन, यही हमारा ट्रांसपोर्ट करता है O2 और CO2 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन एट हाई एल्टीट्यूड इमीडिएटली। क्या होती है हाई एल्टीट्यूड पे, हाइपरवेंटिलेशन, फॉल इन हीमोग्लोबिन कंटेंट, रिड्यूस RBC काउंट या हाइपरवेंटिलेशन। क्या होता है, हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेशन मतलब लोअर ऑक्सीजन लेवल स्टिमुलेट फास्टर ब्रीदिंग। हाइपर मतलब क्या होता है, हाइपर मतलब हाई, है ना, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर मतलब हाई, वेंटिलेशन मतलब ब्रीदिंग, एयर की जो पास हो रही है ना, तो हाई ब्रीदिंग, हाइपर ब्रीदिंग होती कहाँ, हाई एल्टीट्यूड में। जब हम आपने देखा होगा पहाड़ों में जाते हैं, किसी हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, हमें सांस नहीं आती है ना, सांस नहीं आती है तो हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है तो हमारी बॉडी हमें सिग्नल भेजती है कि तुम क्या करो, फास्ट ब्रीदिंग करो। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं हाइपोवेंटिलेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा द परसेंटेज ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट डिसॉल्व इन प्लाज्मा इज अबाउट, अभी बताया हमने कितना होता है, 7% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गैस एक्सचेंज। क्या करेक्ट है, ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम ब्लड टू एल्विलाई। ब्लड से एल्विलाई में ऑक्सीजन जाएगा नहीं भाई, ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ होगा हमारा, एल्विलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन को तो एल्विलाई से ब्लड में जाना चाहिए, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक, ओके, इसको हटा दो। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम एल्विलाई टू ब्लड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई से ब्लड में जा सकती है, नहीं, एल्विलाई में तो कार्बन डाइऑक्साइड होता ही नहीं, एल्विलाई में तो ऑक्सीजन ज्यादा पाई जाती है। फिर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्विलाई टू ब्लड, यस, एल्विलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। कितना होता है, ऑक्सीजन का 104 होता है और CO2 का कितना होता है, 40 होता है ना, तो एल्विलाई में हमारी ऑक्सीजन ज्यादा पाई जाती है, तो ऑक्सीजन मूव करेगी एल्विलाई से ब्लड में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट Which structure prevents food from entering the trachea? कौन सा स्ट्रक्चर है, ऐसे विंड पाइप होती है ना, ट्रैकिया हमारी होती है विंड पाइप, और विंड पाइप के ऊपर एक ऐसा फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फूड को वहां जाने से, ट्रैकिया के अंदर एंटर करने से रोकता है। क्या कहते हैं उसका नाम, एपिग्लॉटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस बिकॉज। कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस है क्यों, बिकॉज इट इंक्रीजेस ऑक्सीजन बाइंडिंग, नहीं,
प्रिवेंट CO2 ट्रांसपोर्ट नहीं, बिकॉज इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन मोर स्ट्रांगली देन O2। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी काफी ज्यादा होती है, वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को मिल गई तो 4 टाइम्स ज्यादा वो एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, और वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, कंपाउंड बनाती है कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जो हमारी बॉडी के लिए काफी डेंजरस होता है, जिससे हमें सफोकेशन होता है और हमें डेथ भी हो सकती है इंसान की। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा the amount of CO2 transported by 100 ml of oxygenated blood is approximately, कितना होता है, is 20 ml। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि 100 ml of oxygenated blood कितना O2 को ले जाता है, तो वो ले जाता है 20 ml O2 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct regarding breathing। अब ब्रीदिंग के बारे में क्या सही है, इंस्पिरेशन occurs when pressure inside lung rises। नहीं, इंस्पिरेशन अगर अंदर से हो जाएगा तो फिर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस मूव करती ना, तो अगर लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ गया तो फिर तो एक्सपिरेशन हो जाएगा, गलत है। एक्सपिरेशन अकर्स व्हेन थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस। नहीं, थोरेसिक वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो फिर बाहर से अंदर एयर आएगी ना, ये भी उल्टा लिख दिया। एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, यस। इंस्पिरेशन पैसिव है, नहीं इंस्पिरेशन एक्टिव है। ठीक है, तो क्या होगा सही आंसर, एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। क्यों है पैसिव प्रोसेस, क्योंकि मसल्स यहाँ पे रिलैक्स हो रही है। इंस्पिरेशन में तो कॉन्ट्रैक्ट होती है ना, रिब्स मसल्स बाहर को जाती है, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो एक्सपिरेशन में रिलैक्स होते हैं, तो एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक, ओके, चलिए थैंक यू। आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है, और ये थे हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।